दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रशांत स्टडी जोन। तो चलिए हम लोग देखेंगे YouTube इतिहास में। आज हम लोग एक कुछ नया करने जा रहे हैं जो कि आज तक YouTube में नहीं हुआ है। उसका करेंगे हम इतिहास पढ़ेंगे, बुक पूरा ख़त्म करेंगे, पेज 1 से लेके लास्ट तक पूरा ख़त्म करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो MCQ वाला बुक आता है उसको लगाएंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका MCQ लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जाम्बू मतलब जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरा पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, सिंधु नदी के नाम से। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदू कैसा शब्द है तो फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज फैलाने वाली चक्रवर्ती कहलाते थे। इसी प्रकार राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाए। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय का पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। और ये नोट इम्पोर्टेंट है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्राइड और मंगोलाइड के मिश्रण से हुआ है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। सर्वप्रथम सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलोरियस को जाता है, जिनका जन्म 1638 में हुआ था और 1707 AD में इनकी मृत्यु हो गया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास प्राचीन भारत का है। तो पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहले हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसका MCQ वाला जो बुक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। एक बार टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसका MCQ भी लगाएंगे। तो आप लोग YouTube पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पहला है धर्मग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ क्या है तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है।
वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय कहते हैं और अथर्ववेद को इसमें वेद त्रय में नहीं जोड़ा जाता है। और इन चारों वेदों के संहिता, चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इन ऋग्वेद के ऋचाओं पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य देवता को समर्पित तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नंदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है और सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक है आदि सम्मिलित है। चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जो कि पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष के कर्मशः ब्रह्मा मुख से पैदा हुए और क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जंघा से और शूद्र चरण से उत्पन्न हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं नोट, ये भी इम्पोर्टेंट है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय। धर्मसूत्र के अनुसार 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां थी: व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य जिसका वध नहीं किया जा सकता शब्द का संबंध किससे है? गाय से। अघन्य का संबंध किससे है? गाय से। जिसका वध नहीं किया जा सकता उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया है? अघन्य। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग ईसा पूर्व और ईसवी को, ये कैसे काउंट किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे इसको। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगियन कैलेंडर, जो कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पूर्व कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जेसू चर्च कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी यहाँ समझने वाली बात है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ सन ईसवी सन कहलाया है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा में शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एमो डोमेनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसू चर्च। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में तैयार किया गया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के लिए एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। तो चलिए कंप्लीट हो। वामनावतार के 3 पवों की आख्यान
प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में। वामनावतार श्री के 3 पगों की आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। तो चलिए देखते हैं अब वामना अवतार को। वामना अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। ये इंपॉर्टेंट है, उनके पिता का नाम कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उनका नाम क्या है? उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए पेज नंबर 2 देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इनको याद करने के लिए देखिए, अग्नि और इंद्र में कौन बड़ा? इंद्र बड़ा। इंद्र है भगवान, तो 250 उनके लिए है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने पुणे के भंडार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संक्षिप्त ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अब चलिए देखेंगे यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों का है। कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। गद एवं पद का वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। चलिए अब हम लोग देखते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्र कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये नोट भी देखते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। चलिए अब पढ़ेंगे अथर्ववेद, जो कि सबसे बाद का वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद या ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मा प्रतिपादन, अथर्वगणित वेद ऋषि अंगऋषि दूसरे दृष्ट, ऋग्वेद औषधियों का भरपूर उल्लेख मिलता है। औषधियों, ये मिटा हुआ, औषधियों का भरपूर उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद स्वराज रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन खोज जिसका अर्थ होता है रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद में श्राप और वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना का वेद भी कहा जाता है इसे।
अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु के देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किसमें? तो अथर्ववेद में। वेद की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा, ये इंपॉर्टेंट है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के 2 शाखाओं में बांटा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है, मध्यांकित और कानव। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वात्स्ययन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठल, कनिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय है। कौमुद रायनीय और जैमिनी या तलबकार सामवेद की शाखाएं। अथर्वा की 9 शाखाएं थी। अथर्वा वेद की जो है 9 शाखाएं थी, जिसका नाम है पेपलाद, तोद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवाद, देवर्ष, चारण। इन शाखाओं के शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। नोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। तो चलिए देखते हैं अब ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्म ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता की अलग अलग ब्रह्म ग्रंथ है जिनकी सारणी में दिए गए हैं। तो चलिए अब सारणी देखते हैं। वेद है और इसका ब्रह्म ग्रंथ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। ऋग्वेद में ऐतरेय व कोशितकी इसका ब्रह्म ग्रंथ है। ऋग्वेद ऐतरेय कोशितकी। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ, यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद पंचवीस, सामवेद का पंचवीस। अथर्ववेद का गौपथ, अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का पंचवीस, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ, ऋग्वेद का ऐतरेय व कोशितकी। तो चलिए अब इसको इधर देखते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ब्रह्म ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज अभिषेक का नियम, ऐतरेय में क्या है? राज अभिषेक का नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितना? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों, थोड़ा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले बार से ध्यान रखेंगे। इसमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये देखिए ठीक ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मणों में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का
मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति कैसा है? मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारों की प्रक्रिया विस्तार का वर्णन है इसमें। अब चलिए देखते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए, कल्प कर्मकांडीय विधि के लिए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। व्याकरण, छंद व ज्योतिष ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान संक्षिप्त रूप से संरक्षण करना, ताकि इसे आसानी से याद किया जा सके। कल्पसूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। स्रोत सूत्र यज्ञ विधि जिसमें है, गृहस्थ सूत्र गृहस्थी धर्म जिसमें है, धर्म सूत्र धार्मिक आचरण, और शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामितियाँ हैं। प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ, ये भी धर्मसूत्र है। सांख्य यान ये गृहस्थ सूत्र है। सांख्यान कैसा है? तो गृहस्थ सूत्र। अश्वलायन ये भी गृहस्थ सूत्र है। जैमिनी मीमांसा सूत्र है। पाणिनि व्याकरण सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन है? तो गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। तो चलिए अब पुराण देखते हैं। पुराण पढ़ेंगे अब हम लोग। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18। पुराणों की संख्या कितने? 18 है। इसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो चलिए अब हम इसको पुराण और संबंधित वंश को याद करेंगे ट्रिक के साथ। ये पुराण है और ये संबंधित वंश है। विष्णु पुराण है मौर्य वंश से। विष्णु भगवान क्या रखते थे? मोर रखते थे ना अपने सर पर। तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब होता है मछली। मछली खाने से आँख ठीक हो जाता है, तो आंध्र सतवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से। वायु पुराण, वायु कैसा होता है? गुप्त होता है, उसको देख नहीं सकते हैं। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। विष्णु पुराण एक बार फिर से देखिए, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से, वायु पुराण गुप्त वंश से। याद हो गया? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण एवं प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण का भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है। अब चलिए देखते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु पाली भाषा में संस्कृत कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथाओं के साथ अनेक वर्णित है। इसकी रचना
स्थविर मोगलीपुत्र तीस ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। इसके रचित भद्रबाहु माने जाते हैं। इसके तीर्थंकरों विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। चलिए इसको देखें, ये इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? तो प्राकृतिक भाषा में हुई है। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री, इनके जो अनुवादक हैं श्याम शास्त्री हैं। ऐतिहासिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन का बुक का नाम है राजतरंगिणी। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इसका नाम है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी में कितने तरंग है? टोटल 8 तरंग है। ये भी पूछा जाता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। इस ग्रंथ के 8 सर्ग हैं, इसमें भी दे दिया। इस ग्रंथ के 8 सर्ग हैं, पहले वाला में नहीं था, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में की थी, जिसकी फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। इसके बाद मिर्ज कालिच बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया था। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इनके मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? पहली बार हुआ अष्टाध्यायी में। कात्यायन की गर्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो चलिए अब देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय था। टेसियस क्या था? ईरान का राजवैद्य था। ये इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस, जिसका अभी नाम है ईरान, के संबंध का वर्णन मिलता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। इसमें इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, क्रेटस एवं ऑस्ट्रेबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं।
चौथा हम देख रहे हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। डायमेकस यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसकी विवरण भी मौर्य युगीन संबंधित था। ये डायनोसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फी का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टोलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी नामक पुस्तक के लिखा था। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने इस पुस्तक को भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए अब देखेंगे चीनी लेखक। बी में चीनी लेखक देखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसके मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र किया। वैनसांग ये इंपॉर्टेंट है। वैनसांग होसे हर्षवर्धन के समय के शासनकाल में भारत आया। वैनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद 1 वर्ष चलता रहा पैदल। 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारतीय राज कपीसा पहुंचा। भारत के 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भ्रमण वृत्तांत क्या है? तो सियुकी। वैनसांग का भ्रमण वृत्तांत सियुकी से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। एक आदमी 138 देश जाके उसका विवरण मिलता है। इसके हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा की भी पूजन किया था। वैनसांग बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ये नोट देखते हैं। वैनसांग के अध्ययन के समय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इति सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब चलिए देखते हैं अब अरबी लेखक सी में अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी भाषा, अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। इसका दूसरा नाम तहकीक हिंद, यह माने भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, क्रीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानूनी माप तौल विज्ञान आदि विषयों के आधार पर
80 अध्यायों में विभाजित था। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। एक व्यक्ति इतना चीज का ज्ञाता था, अल-बरूनी। इब्न बतूता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम ही रेहला, जो इब्न बतूता का पुस्तक का नाम रेहला है, जो 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT कहते हैं, ने उसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश नियुक्त किया। तो किसे किया था? इब्न बतूता का। ये कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। इसका बुक का नाम क्या था? तो रेहला था। अब चलिए डी में देखते हैं अन्य लेखक जो कि ये तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इनके कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ये काफी इंपोर्टेंट। तारानाथ के पुस्तक का नाम कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है कंग्यूर और तंग्यूर से। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब देखते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री और फिर A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारतीय, ये नाम को थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासल्लम, अमरावती आदि स्थानों की खुदाई किए थे। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का नाम है अश्विनी कुमार के नाम से मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का परिणाम तक्षशिला के इंडो ग्रीस राजा अंतलिखित राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर, जिसको विदिशा कहते हैं, गरुड़ स्तंभ से लेख प्राप्त होता है। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गड्ढा आवास, जिसको गड्ढा घर कहा जाता है, का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो चलिए देखते हैं नोट। पुरास्थल उस स्थान
को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कांसार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख के समय जो शासक था। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़, जिसको गिरना अभिलेख भी कहा जाता है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। प्रयाग स्तंभ का लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ के शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। इसको एक दो बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रुद्रदामन के बारे में बताएं। इस संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। रुद्रदामन प्रथम को इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है रुद्रदामन प्रथम को। तो चलिए अब देखते हैं नोट्स। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र, इंग्लिश में एपिग्राफी कहलाता है, और इनकी दूसरी पुराने दस्तावेज की प्राचीनतम तिथि अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में प्रमुख पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। पहले जो अभिलेख प्राप्त होता था वो प्राकृतिक भाषा में। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है, जो पढ़ा नहीं जा सका है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा की दूसरी शताब्दी में मिलने लगती है। यहाँ हम आप लोग को एक करेंट अफेयर्स बताते हैं। जो हड़प्पा भाषा की संस्कृति है, इसको डिकोड करने के लिए तमिलनाडु ने अभी एक मुहिम चलाया है। इसको जो डिकोड कर देगा उसको मतलब बहुत सारा पैसा देंगे तमिलनाडु सरकार। अभिलेख डाटा याद नहीं, बता देंगे आपको। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा दूसरी सदी में मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं शताब्दी में होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पर इनसक्रिय ओमन इंडिकारम नामक ग्रंथ माल में संकलित करने का प्रकाशित किए गए। तो चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के में उससे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा में उसके सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी जिला के निकट में है, जो कि वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब चलिए इसको नोट देखते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार से। मलाया स्वर्ण द्वीप कंबोज और जावा यव द्वीप से स्थापित हुआ। तो चलिए अब जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, डेली अब 45 से 50 मिनट का ये वीडियो आएगा, और अब इसका MCQ लगाएंगे दूसरे वीडियो में, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। थैंक फॉर वाचिंग। आप लोग रेगुलर रहिए, जिससे कि हम भी थोड़ा कंटेंट बनाएं। तो लिए थैंक फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इसको पढ़ने के बाद इसका MCQ ज़रूर लगाएं, जो कि कुछ देर के बाद आ जाएगा इसी वीडियो में।
इसी चैनल पर डाल दिया जाएगा और इसका प्लेलिस्ट बना देंगे तो अच्छा रहेगा।